नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव हरिपुर में राम अपनी पत्नी कविता, बुजुर्ग पिता और 10 साल के बेटे गोलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी राम के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें काम करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह राम के पिता अचानक से बहुत बीमार हो जाता है। राम के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो नहीं थे, नहीं तो उसको अपनी दुकान मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसके पिता का भी देहांत हो जाता है और जो छोटी सी दुकान थी उसके बिक जाने से राम की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। राम जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं कविता सेठ चंद्रकांत के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ कविता, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थीं। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर डाल रही थी। इस वजह से हरिपुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो कविता, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कविता, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। गोलू, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। मम्मी, मैं खा लूंगा, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर कविता वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में कविता सेठ के घर पहुंच जाती है। चंद्रकांत सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर कविता पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कविता, तुम काम पर इतनी देरी से कहाँ आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर कविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। कविता ने कुछ नहीं बोला और अपने बेटे के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर राम ठंड से कांपते हुए राम बाबू जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। राम बाबू अपने खेतों का काम कराने के लिए राम और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ राम, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते राम के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटे की बहुत फिक्र थी।
इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। राम ठंड में किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी राम बाबू ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए राम, सुन, आज यह काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार, जैसा आप कहे। राम चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। और उधर हरिपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सोना पड़ा था, और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग ठाकुर प्रसाद, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। राम अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा राम दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। और राम को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे कविता, आज जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ, हाथ सेक लो। फिर कविता राम को गोलू की तबीयत के बारे में बताती है। राम ने गोलू के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे राम चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। चंद्रकांत और राम बाबू जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। कविता और राम आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से गोलू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये कैसे कर रहा है। कविता, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम बेटे का ख्याल रखना। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आजी, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ, उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। राम बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। पापा, वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर राम घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। राम चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर कविता का दिल गोलू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। गोलू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। बाहर ठंड और बारिश में मानो कोहराम मचा रखा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर जमने लगे, लेकिन अपने बेटे के लिए
वह किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोग जो पहले ही ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की योजना बना रहे थे, अचानक तेज बारिश देखकर चिंता में पड़ गए। ठाकुर प्रसाद ने कहा, देखो भाइयों, ये बारिश और ठंड अब जानलेवा होती जा रही है। हमें हर हाल में गरीबों तक मदद पहुंचानी होगी। ठाकुर जी, ये सच है, लेकिन इतनी रात को मदद कैसे करें? ठंड इतनी तेज है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आज हम पीछे हट गए तो शायद कल तक कई और लोग ठंड से दम तोड़ देंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। राम किसी तरह वैद्य जी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वैद्य जी घर पर नहीं है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो बेहद घबरा जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा गोलू बहुत बीमार है। अगर उसे कुछ हो गया तो? लेकिन तभी उसकी नज़र ठाकुर प्रसाद और गांव वालों पर पड़ती है, जो अलाव जलाने और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए निकल पड़े थे। ठाकुर जी, मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। वैद्य जी घर पर नहीं है। ठाकुर प्रसाद राम की हालत देखकर तुरंत कुछ गांव वालों को इशारा करते हैं। घबराओ मत राम, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखते थे, तुरंत राम के साथ चल पड़ते हैं। उधर कविता बहुत परेशान थी। गोलू की सांसें धीमी हो रही थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। राम अभी तक नहीं आए। तभी दरवाजे पर तेज आहट होती है। दरवाजा खुलते ही गांव के लोग अंदर आते हैं। ठाकुर प्रसाद और दूसरे गांव वाले कंबल, लकड़ियां और गर्म खाना लेकर आए थे। कविता, घबराओ मत। देखो, हमने लकड़ियां लाई हैं। अभी अलाव जलाते हैं, इससे घर गर्म हो जाएगा। गांव के लोग तुरंत अलाव जलाते हैं, जिससे कमरे में गर्माहट फैलने लगती है। कुछ महिलाएं गर्म पानी और काढ़ा बनाकर लाती हैं। कविता, देखो, वैद्य जी तो नहीं मिले, लेकिन हमारे गांव के बुजुर्ग जड़ी बूटियों से इलाज कर देंगे। बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत जड़ी बूटियों से गोलू का इलाज शुरू करते हैं। कुछ ही देर में गोलू की हालत सुधरने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। माँ, कविता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। गोलू बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। गोलू के चेहरे पर मुस्कान देखकर राम और कविता राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जब यह खबर पूरे गांव में फैलती है कि गोलू की हालत गंभीर थी, लेकिन गांव वालों की एकजुटता से उसकी जान बच गई, तब चंद्रकांत सेठ और जमींदार रामबाबू को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने गरीबों की परेशानियों को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब से हर सर्दी में मैं गांव के गरीबों के लिए कंबल और लकड़ियों की व्यवस्था करवाऊंगा। मैंने मजदूरों के साथ कठोरता दिखाई, लेकिन अब से मैं मजदूरों को भी गर्म कपड़े और अलाव की सुविधा दूंगा। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं और यह तय किया कि अब से हर साल वे जरूरतमंदों के लिए मदद की योजना बनाएंगे, ताकि कोई भी ठंड या भूख से न मरे। गोलू अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। कविता और राम एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। कविता, आज हमने देख लिया कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। हाँ जी, और यह भी कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। बुरा समय भी एक दिन खत्म हो ही जाता है। गोलू मुस्कुराकर कहता है। पापा, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। सब हंस पड़ते हैं। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।